Good morning to all of you. This is your third lesson from your Vistas book. ये आपका तीसरा अध्याय है, तीसरा लेसन है और इस लेसन का नाम क्या है? जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और इसके जो ऑथर हैं उनका नाम क्या है? तिसानी दोषी। तिसानी दोषी। तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये जो लेसन है ये कहाँ की यात्रा की गई है? भाई जर्नी एक यात्रा को कहते हैं, टू द एंड ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का जो अंत हो जाता है, जहाँ पर एंड ऑफ द अर्थ, तो उस स्थान का नाम क्या बताया गया यहाँ पर? एंटार्क्टिका जो महाद्वीप है उसकी यात्रा यहाँ पर की गई है। और तिसानी दोषी कौन है? यहाँ पर ऑथर है। तो तिसानी दोषी के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। तिसानी दोषी एक भारतीय कवि हैं, वे एक पत्रकार भी हैं और नर्तकी भी हैं। तिसानी दोषी कौन है? भाई तिसानी दोषी एक भारतीय कवि भी हैं, जर्नलिस्ट पत्रकार भी हैं और डांसर यानी नर्तकी भी हैं। और इनका संबंध कहाँ से है? चेन्नई से है, यानी जो तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ से इनका संबंध है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 9 दिसंबर 1975 को हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। अभी ये आपका जो लेसन है इसमें क्या क्या रखा है? बिफोर यू रीड में, इफ़ यू वांट टू नो, इफ़ यू वांट टू नो, यदि आप जानना चाहते हैं, मोर अबाउट और ज़्यादा, अबाउट द प्लानेट, अबाउट द प्लानेट यानी उस ग्रह के बारे में, हमारी पृथ्वी के बारे में। अबाउट द प्लानेट उस ग्रह के बारे में, पृथ्वी के बारे में, यानी हमारे प्लानेट के पास्ट के बारे में। पास्ट में अतीत, यानी अगर आप हमारे प्लानेट के अतीत के बारे में, प्रेजेंट वर्तमान के बारे में, एंड फ्यूचर और भविष्य के बारे में नो जानना चाहते हैं, यदि आप पृथ्वी के वर्तमान, अतीत और फ्यूचर भविष्य के बारे में आप जानना चाहते हैं, द एंटार्क्टिका इज द प्लेस, तो एंटार्क्टिका महाद्वीप वो जगह है, टू गो जहां आपको जाना चाहिए। तो किस जगह जाना चाहिए आपको? बोर्नियोज, ये एक समुद्री यात्रा का नाम कहा गया है। बोर्नियोज, यूएज एक समुद्री यात्रा होती है, उस व्यक्ति ने की थी भी बोर्नियोज, इस व्यक्ति ने भी समुद्री यात्रा की थी। अर्ली दिस ईयर, इस वर्ष के शुरुआत में, यानी वर्ष के शुरुआत में ही, जैसे वर्ष का भाई स्टार्टिंग होती है तो उस वर्ष के शुरुआत में ही, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को पाया, यानी वर्ष की जब स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी, तो उस समय मैंने अपने आप को पाया। किसने पाया है? तिसानी दोषी ने। तिसानी दोषी कौन है? अभी ऑथर हैं इस लेसन की। एबोर्ड, एबोर्ड होता है भाई सवार होना, ए रशियन रिसर्च वेसल, और इसने अपने आप को कहाँ पर पाया है? जो रूस का एक खोजी जो वेसल होता है, जो जहाज होता है, रिसर्च होता है, खोज करने वाला। तो ये जो तिसानी दोषी है ये क्या कह रही है? भी वर्ष की शुरुआत हुई थी, अर्ली दिस ईयर यानी इस वर्ष की शुरुआत में। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को पाया। एबोर्ड का मतलब होता है सवार हो जाना। ये रशियन रिसर्च वेसल, जो रूस का एक जो रिसर्च वेसल था, जो खोजी जहाज था, तो उस पर इसने अपने आप को पाया। उस रिसर्च वेसल का नाम क्या था? द एकेडमिक सोकोल्स्की, एकेडमिक सोकोल्स्की। तो इसका नाम शैक्षणिकता के तौर पर रखा गया था, जो शिक्षा देने के माध्यम से इसको भाई यूज़ किया जा रहा था इस रिसर्च वेसल को। तो इसका नाम क्या था इस जहाज का जिस पर ऑथर ने अपने आप को सवार पाया था? उसका नाम था एकेडमिक सोकोल्स्की। हेडिंग टुवार्ड्स द कोल्डेस्ट,
हेडिंग टुवार्ड्स, ये किस तरफ जा रहा था? हेडिंग टुवार्ड्स का मतलब जाना, बढ़ना, किस तरफ बढ़ना? द कोल्डेस्ट यानी सबसे ठंडे, द कोल्डेस्ट सबसे ठंडे, ड्राइएस्ट सबसे सूखे, विंडिएस्ट सबसे ज़्यादा जहाँ तेज हवाएं चलती हैं, विंडिएस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप की तरफ, इन द वर्ल्ड यानी जो संसार का सबसे कोल्डेस्ट भी है, सबसे ठंडा भी है, ड्राइएस्ट सबसे सूखा भी है, विंडिएस्ट सबसे ज़्यादा तूफानी भी है, तेज हवाएं जहाँ चलती हैं। तो उस महाद्वीप की तरफ ये जो जहाज़ था, जो रशियन रिसर्च वेसल है, तो ये उस महाद्वीप की तरफ जा रहा था। तो उस महाद्वीप का नाम यहाँ पर क्या बताया गया है? एंटार्क्टिका। ये जो रशियन रिसर्च वेसल है, किस तरफ जा रहा था? एंटार्क्टिका महाद्वीप की तरफ जाने लग रहा था। माई जर्नी बिगेन, अब ये जो तिसानी दोषी है, ये क्या कहती है? अभी मेरी यात्रा कितने बजे शुरू हुई है, कब शुरू हुई है? तो 13.09 डिग्री। तो इसकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई है भाई? 13.09 डिग्री से इसकी यात्रा शुरू हुई है। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के जो इक्वेटर होता है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के उत्तर से इसकी यात्रा शुरू हुई है, यानी जो उत्तर है तो उत्तर से इसकी यात्रा शुरू हुई है। इक्वेटर जो एक रेखा होती है, जो भूमध्य रेखा होती है, उसको 0 डिग्री की रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा कहाँ पर है भाई? 0 डिग्री पर है। तो उससे भाई नॉर्थ की तरफ जितनी भी डिग्रियाँ होंगी, वे नॉर्थ को यानी उत्तर की तरफ जितनी डिग्रियाँ होंगी उसको भी नॉर्थ बोला जाएगा, और दक्षिण की तरफ जितनी डिग्रियाँ होंगी उसको भाई साउथ बोला जाता है। भाई वे साउथ में स्थित हैं। अब भाई कोई भी किसी भी स्थान का समय अगर हमें मालूम करना हो को, तो कोई भी स्थान जो एक रेखा होती है, अभी ग्रीनविच की जो रेखा है, ग्रीनविच की जो रेखा है उससे किसी भी देश के समय को नोट किया जाता है। कोई स्थान ग्रीनविच रेखा से जितना ज़्यादा दूर होगा तो उसके टाइम में उतनी ज़्यादा, उसका टाइम उस जगह से भी उतनी ज़्यादा, जैसे दूर होने की वजह से उसके टाइम में चेंजेस मिलेंगे। क्योंकि ये जो टोटल हैं भाई 360 डिग्रियाँ होती हैं। ग्रीनविच रेखा जो इंग्लैंड में के होकर के गुजरती है, तो वहाँ पर जो समय है, मान लो वहाँ पर भाई दोपहर के 12 बजे हैं, और जो हमारा देश है इंडिया, वो वहाँ से 82.82 डिग्री पूर्व में है। तो अगर वहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं तो हमारे देश में कितने बजेंगे? एक साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर हो जाता है। 1 डिग्री पर कितने मिनट का अंतर हो जाता है? 4 मिनट का। और 82 डिग्री पर तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 82.5 डिग्री यानी आधी डिग्री और है, तो आधी डिग्री में 2 ऐड कर लेंगे। तो आपको पता चल जाता है भाई, जब आप भारत में आते हैं तो उसमें भी भारत का समय जो है ग्रीनविच रेखा से तकरीबन 5.5 घंटे का अंतर है। तो ये अंतर कैसे हुआ है? क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। अब तिसानी दोषी क्या कह रही है? अभी इसकी जो यात्रा शुरू हुई है ना, ये भूमध्य रेखा के उत्तर से इसकी यात्रा शुरू हुई है, और कितने डिग्री से शुरू हुई है? 13.09 डिग्री से इसकी यात्रा शुरू हुई है। इक्वेटर जैसे भी ये आप कह सकते हैं, भाई इंडिया के नीचे के भी इक्वेटर जो भूमध्य रेखा वो गुजरती है, और जो भाई ऊपर ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे आप जानते हो जो कर्क रेखा गुजरती है वो भारत के मध्य में के होके गुजरती है। कर्क रेखा जो जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ होकर के ये आगे पूर्व की तरफ चली जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा गुजरती है अभी भारत के मध्य से गुजरती है। तो अब इसकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? ये क्या कहती है तिसानी दोषी? माई जर्नी बिगेन, मेरी यात्रा शुरू हुई। कितने डिग्री से यात्रा शुरू हुई है? 13.09 डिग्री से, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, तो भूमध्य रेखा के उत्तर से इसकी यात्रा शुरू हुई है। इन मद्रास यानी मद्रास के अंदर, जो मद्रास के अंदर जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर,
तो वहाँ से 13.9 डिग्री उत्तर से इसकी यात्रा शुरू हुई है। एंड इन्वॉल्व का मतलब शामिल होना। क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, तो मेरे को कितने टाइम जोन को क्रॉस करना पड़ा, कितने टाइम जोन को मैंने पार करना पड़ा भाई, 9 टाइम जोन आए। तो 9 टाइम जोन को, 9 जो समय क्षेत्र थे उनको इसने पार करना पड़ा। 6 चेक पॉइंट्स को इसने पार करना पड़ा। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, ये 3 पानी के जो संग्रह है उनको इसने पार करना पड़ा। जहाँ पर भाई पानी का संग्रह है, पानी कहाँ इकट्ठा होता है भाई, पानी जैसे अब ये किस में के चल रही है, समुद्रों में के चल रही है। तो 3 पानी के जो संग्रह होते हैं, यानी 3 हम एक तरह से कह सकते हैं भाई समुद्र, तो उसको इसने क्रॉस करना पड़ा। तो 3 पानी के संग्रहों को क्रॉस करना पड़ा। एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स, और कम से कम, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एज मैनी इकोस्फीयर्स, और बहुत से जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, जो इकोस्फीयर्स होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं इकोस्फीयर को, तो बहुत से जो पारिस्थितिक तंत्र हैं उसको भी इसने क्या करना पड़ा, पार करना पड़ा। इकोस्फीयर्स को भी पार करना पड़ा। अब इकोस्फीयर्स क्या होता है? इकोस्फीयर्स ब्रह्मांड का वह भाग होता है। इकोस्फीयर्स क्या होता है? इकोस्फीयर्स ब्रह्मांड का वह भाग होता है जो जीवित प्राणियों एवं पेड़ पौधों के रहने योग्य होता है। यानी इकोस्फीयर्स वो जगह होती है जहाँ पर जीवित प्राणी भी, पेड़ पौधे भी सभी होते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको इकोस्फीयर्स बोलते हैं। तो रहने योग्य भाग होता है भाई, जहाँ पर भाई पेड़ पौधे भी उगे हुए होते हैं, भाई जानवर भी रहते हैं, आदमी भी रहते हैं, सारी क्रियाएं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे भूमंडल, उसको इकोस्फीयर मानते हैं। तो इकोस्फीयर भाई प्राणियों के रहने की जगह होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, आदमी हैं, जानवर हैं, सभी जहाँ रहते हैं उसको इकोस्फीयर बोला जाता है। तो बहुत से इकोस्फीयर्स को भी इसने पार करना पड़ा। इकोस्फीयर सब में यहाँ पर कह सकते हैं भाई, जब अगर समुद्र में चल रही है तो इकोस्फीयर्स तो वो जगह होगी ना, जैसे भी हम कह सकते हैं एक तरह से आइलैंड हो सकता है। तो जो भूमि के जो हिस्से इसके सामने है उनको इकोस्फीयर्स बोला गया है। बाय द टाइम वहस में, बाय द टाइम वहस में, तो ऊपर का जो पहरा हमने पढ़ा है भाई, आपसे पूछा जा सकता है उसने जो यात्रा है वो कहाँ से शुरू की। ठीक है, उसने यात्रा, किसने? तिसानिदोसी ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की, वो किस स्थान की यात्रा कर रही थी, किस स्थान की तरफ जा रही थी, वो किस पे बैठ के जा रही थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वो रशियन रिसर्च वेसल पे बैठ के जा रही थी, जो उसका जो खोजी जहाज है, तो जिसका नाम क्या था, एकेडमिक सोकल्स्की है। तो उस पर वो सवार होकर जा रही थी। कहाँ जा रही थी? एंटार्क्टिका महाद्वीप की यात्रा करने जा रही थी। अब यात्रा कहाँ से शुरू हुई है वो आपको पता होना चाहिए, उसकी यात्रा में क्या क्या शामिल था। तो ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। बाय द टाइम, जिस समय, आई एक्चुअली सेट फुट, जब मैंने वास्तव में कदम रखा, ऑन द एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट, जो एंटार्क्टिक है, जो एंटार्क्टिका में जो महाद्वीप था, जब मैंने उस पर वास्तव में अपना कदम रखा, तो आई हैड बीन ट्रेवलिंग, उस समय मैं यात्रा कर रही थी, ओवर 100 आवर्स, तो मेरे को उसमें यात्रा करते हुए 100 घंटों से भी ज़्यादा का समय हो गया था। इन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब भाई मिश्रित रूप से। और फिर कार भी, मैंने कार की भी मदद ली थी, मैंने कार में भी बैठ कर यात्रा की थी। एन एरोप्लेन, मैंने हवाई जहाज़ से भी यात्रा की थी। एंड ए शिप, और समुद्री जहाज़ से भी मैंने यात्रा की थी। ये जो एंटार्क्टिका महाद्वीप पर जब मैं पहुंची थी तो उस समय मेरे को टोटल 100 घंटों से भी ज़्यादा का समय लग गया था। सो माई फर्स्ट इमोशन, इसलिए जो मेरी पहली भावना थी ना, ऑन फेसिंग एंटार्क्टिका, तो एंटार्क्टिका पे मैं जब पहुंची तो मुझे, मेरी पहली भावना थी तो एक्सपेंसिव। तो जब मैं पहुंची तो मैंने क्या देखा? एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव कहते हैं विस्तार को, यानी मैंने उसके विस्तार को देखा। वाइट लैंडस्केप, यानी जो उसका धरातल था, तो जो लैंडस्केप धरातल को कहते हैं, भूभाग को कहते हैं, तो जब मैंने उसको देखा तो एंटार्क्टिका कैसा था? ऊपर से बिल्कुल वाइट था, यानी जब जहाँ तक भी आप देखो तो बिल्कुल जो उसका धरातल था, जो भूमि थी, भूमि तो थी नहीं भी, बर्फ़ गिरी हुई थी, तो कैसा था? वो वाइट था।
एक्सपेंसिव, विस्तार को कहते हैं। एंड अनइंटरप्टेड, और बिना किसी बाधा के। अनइंटरप्टेड यहाँ पर नहीं, वहाँ पर कोई बाधा भी नहीं डाल रहा था, अनइंटरप्टेड। ब्लू होरिजन, जो उसका अक्षैतिज था, होरिजन अक्षैतिज को कहते हैं, वो नीला था। और ये सारी बातें क्या थी, वाज रिलीफ, ये मेरे को राहत की सांस देने वाली थी। यानी जो उसका धरातल है, जो लैंडस्केप है, वो बिल्कुल कैसा था, वाइट था। और वहाँ पर कोई भी आपको अनइंटरप्टेड यानी कोई भी रोक टोक नहीं थी, बाधा नहीं थी। ब्लू होरिजन, और वहाँ का जो क्षैतिज था वो कैसा था, नीला था। वाज रिलीफ, ये काफ़ी आपको राहत देने वाला था। यानी एंटार्क्टिका महाद्वीप की तरफ जो चारों तरफ पानी था वो कैसा था, वो नीला था। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट, उसके बाद क्या हुआ, तुरंत ही, एंड प्रोफाउंड वंडर, मेरे को बहुत ज़्यादा आश्चर्य भी हुआ। प्रोफाउंड मीन्स होता है गहरा, वंडर आश्चर्य को कहते हैं। उसकी पहले जब वो वहाँ पर पहुँची तो पहली भावना उसकी कैसी थी, रिलीफ की, इसको बड़ी राहत मिली। और फॉलोड अप, उसके आगे क्या हुआ, विद एन इमीडिएट, तुरंत ही, एंड प्रोफाउंड वंडर, उसको गहरा आश्चर्य लगा, यानी उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। आश्चर्य किस बात पर हुआ उसको, तिसानी दोषी को, वंडर एट इट्स इमेनिसिटी। इमेनिसिटी का मतलब होता है विशालता। उसकी विशालता को देखकर, ये महाद्वीप जो है कितना बड़ा है, तो इसकी विशालता को देखकर उसको आश्चर्य हुआ। इट्स आइसोलेशन, इसके अलगाव को देख करके, आइसोलेशन कहते हैं अलगाव को, क्योंकि ये बाकी भूमि से अलग है, ये समुद्र में है। जैसे देख जो भाई हिंद महासागर है उसके बिल्कुल जिस कह सकते भी बॉटम में है, तो बॉटम का मतलब नीचे भी, उससे भी नीचे है, जैसे हिंद महासागर के अंदर पड़ता है ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है। तो इसके आइसोलेशन को देख करके भी, इसके अकेलेपन को देख करके, इसके अलगाव को देख करके भी उसको आश्चर्य हुआ। किसको आश्चर्य हुआ, तिसानी दोषी को। बट मेनली, लेकिन मुख्य तौर पर, एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम, यानी कैसे एक समय ऐसा भी रहा था, वो ऐसा सोचती है। बट मेनली, मुख्य तौर पर, एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम, यानी ऐसा भी एक समय कभी रहा था, वहन इंडिया, जब भारत, एंड एंटार्क्टिका, और जो एंटार्क्टिका महाद्वीप है, वे दोनों, वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, वे एक ही भूमि के हिस्से हुआ करते थे। तो उसको किस बात पे सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ, वैसे सोचती है भी कभी ना कभी, यानी जो भारत है और जो एंटार्क्टिका महाद्वीप है, वे एक ही लैंड मास के, एक ही भूमि के क्या हुआ करते थे, पार्ट हुआ करते थे, हिस्से हुआ करते थे। तो इस बात के ऊपर भी वो क्या करती है, सोचती है। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का एक हिस्सा, इतिहास के बारे में सोचती है। कौन सोचती है, तिसानी दोषी सोचती है। 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन वर्षों पहले, ये बात कब की है, 650 मिलियन ईयर्स एगो। 1 मिलियन में 10 लाख की संख्या होती है। 1 मिलियन में कितने की संख्या होती है, 1 मिलियन में 10 लाख की संख्या होती है। और यहाँ पर क्या बताया गया है, 650 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 650 को अगर आप मिलियन से मल्टीप्लाई करें तो मिलियन में 10 लाख की संख्या होती है। तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितने वर्षों पहले की बात है। तो 650 मिलियन वर्षों पहले, ए जांट अमालगेमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, तो एक विशाल, एमालगेमेटेड क्या मतलब होता है, मिश्रित, इकट्ठा, साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट यानी दक्षिणी एक विशाल महाद्वीप था, सुपर कॉन्टिनेंट यानी एक बड़ा महाद्वीप था। 650 मिलियन वर्षों पहले की बात है कि एक भी विशाल महाद्वीप था, उसका नाम क्या था, गोंडवाना। तो कितने वर्षों पहले की बात है, 650 मिलियन वर्षों पहले की बात है कि काफ़ी बड़ा महाद्वीप हुआ करता था। दक्षिणी जो सुपर महाद्वीप है, सुपर कॉन्टिनेंट है, उसका नाम क्या होता था, गोंडवाना। डिड इंडेड एग्जिस्ट, वो वास्तव में ही मौजूद था। सेंटर्ड अराउंड द प्रेजेंट डे, और उसका सेंटर
वर्तमान में वहीं पर था, उसका सेंटर रफली वैसे जैसे आंकड़े निकाल देते हैं रफ तरीके से, एक्चुअल में नहीं, रफ तरीके से। अराउंड द प्रेजेंट डे, तो जैसे आज के समय में जो एंटार्क्टिका है ना, तो उस समय वहाँ पर क्या हुआ करता था, गोंडवाना, जो सुपर कॉन्टिनेंट जिसको कहा गया है, एक विशाल महाद्वीप जिसको कहा गया है, वो महाद्वीप वहाँ पर हुआ करता था। कहाँ पर हुआ करता था? जो एंटार्क्टिका महाद्वीप आज जहाँ पर है, वहाँ पर कौन सा कॉन्टिनेंट हुआ करता था? गोंडवाना। कितने वर्षों पहले की बात है? 650 मिलियन वर्षों पहले की बात है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय चीज़ें कैसी थी? उस समय चीज़ें काफ़ी भिन्न थी, काफ़ी डिफरेंट थी। ह्यूमन्स हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, जो मानव हैं, ह्यूमन्स हैड नॉट अराइव्ड, भाई मानव नहीं आए थे, ऑन द ग्लोबल सीन यानी पृथ्वी के दृश्य पर। ग्लोबल सीन का मतलब होता है, ग्लोबल यहाँ पर पृथ्वी से संबंधित है, वैसे तो ग्लोबल विश्व को कहते हैं। तो विश्व के दृश्य पर भाई मानव का उद्भव नहीं हुआ था, यानी मानव नहीं आया था। एंड द क्लाइमेट, और जो जलवायु थी ना, वाज मच वार्मर, वाज मच वार्मर, यानी जलवायु उसमें बहुत ही क्या होती थी? वार्मर, यानी बहुत ही ज़्यादा क्या होती थी? गर्म होती थी। होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फन्ना, होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ ए फ्लोरा एंड ए फन्ना। तो वो किस चीज़ को होस्ट कर रहे थे? होस्ट वो होता है जो किसी मेहमान का आतिथ्य सत्कार करता है। मान लो किसी के घर पे कोई मेहमान आता है, मान लो हमारे ही घर कोई मेहमान आता है, तो हम उसकी क्या करते हैं? सेवा करते हैं। तो हम उसके क्या हुए? होस्ट हुए। तो होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फन्ना, तो ह्यूज वैरायटी का मतलब बहुत ज़्यादा विभिन्नता थी। किसकी? फ्लोरा एंड फन्ना। फ्लोरा वनस्पति को कहते हैं, और फन्ना जो जंतु जगत है, यानी जो जीव हैं, वो उनको कहते हैं भाई, जो जंतु हैं, जानवर हैं। तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा विभिन्नता को ये क्या हुआ था भाई? पाले हुए था, होस्टिंग कर रहा था। तो वहाँ पर जो एंटार्क्टिका महाद्वीप जो होता था, वहाँ पर उस समय क्या होता था भाई? जो फ्लोरा है यानी जो वनस्पति है और जो जंतु है, इनकी बहुत सारी अलग अलग वेराइटियाँ वहाँ पर होती थी। फॉर 500 मिलियन ईयर्स, ये 500 मिलियन वर्ष तक, 500 मिलियन वर्ष तक गोंडवाना थ्राइव्ड, यानी गोंडवाना जो है वो फलता फूलता रहा। जो गोंडवाना जो महाद्वीप है, ये कितने वर्षों तक फलता फूलता रहा? 500 मिलियन ईयर्स तक ये जो गोंडवाना है ये फलता फूलता रहा, फॉर 500 मिलियन ईयर्स। बट अराउंड द टाइम, लेकिन उस समय के लगभग, तो ये गोंडवाना वैसे कब उपस्थित था? आपको पता चल गया भाई, 650 मिलियन वर्षों पहले एक गोंडवाना जो सुपर कॉन्टिनेंट था, वो कॉन्टिनेंट था 650 मिलियन वर्षों पहले। और ये कब तक ये मौजूद रहा? ये गोंडवाना जो है फलता फूलता रहा 500 मिलियन ईयर्स। तो ये गोंडवाना ये थ्राइव्ड, यानी ये फलता फूलता रहा, ये अपने अस्तित्व में रहा। बट अराउंड द टाइम, लेकिन उस समय के लगभग, व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, यानी जब डायनासोर्स इस पृथ्वी से क्या हो गए? लुप्त हो गए। वाइप्ड आउट का मतलब होता है लुप्त हो जाना, यानी जब डायनासोर्स जो है इस पृथ्वी से लुप्त हो गए। एंड द एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडर वे, और जब मैमल्स का समय आने वाला था, मैमल्स वे होते हैं जिनको कहते हैं हम स्तनधारी। अंडरवे का मतलब है भी जिसकी शुरुआत होने ही वाली थी, अंडरवे। तो अब कौन सा युग आने वाला था भाई? स्तनधारियों का युग आने वाला था। स्तनधारी कौन होते हैं? जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं, उसे मैमल्स बोलते हैं। तो मैमल्स का समय आने वाला था। द लैंड मास, और जो ज़मीन का वो हिस्सा, द लैंड मास वाज फोर्स्ड, यानी गोंडवाना को मजबूर होना पड़ा, टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, यानी उसको देशों में बंटने के लिए बाध्य होना पड़ा, सेपरेट इनटू कंट्रीज। शेपिंग द ग्लोब,
मच एज वी नो इट टूडे। और उसके बाद शेपिंग द ग्लोब, यानी ग्लोब को आकृति प्रदान की गई। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टूडे, जैसा हम आज ग्लोब को देखते हैं तो ऐसी आकृति तब प्रदान की गई। यानी पहले जो ग्लोब था वो ऐसा नहीं था, तो तब यानी जब ये बट गया, जो गोंडवाना है जब ये बटा था, उसके बाद जो ग्लोब है जो हम आज के समय देखते हैं, तो ये आकृति तब उसने क्या थी, प्राप्त की। टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ। तो अब एंटार्क्टिका महाद्वीप की इस समय यात्रा करना, तिसानी दोषी कह रही है। क्या कह रही है तिसानी दोषी? टू विजिट एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका महाद्वीप की यात्रा करना। नाउ मीन्स अब, इज टू बी ए पार्ट ऑफ अ डेट हिस्ट्री, तो उस इतिहास का एक हिस्सा बनना है। एंटार्क्टिका महाद्वीप की यात्रा का नया मकसद क्या है भाई? उस इतिहास का, यानी जो इतिहास पहले बीत चुका है, गोंडवाना का जो इसका इतिहास रहा है, जो सुपर कॉन्टिनेंट है था, तो उसी इतिहास का हिस्सा बनना है। भी हमें इस यात्रा का हमारा मकसद क्या है? हमें उसी पिछले इतिहास का क्या करना है? पार्ट बनना है, हिस्सा बनना है। टू गेट ए ग्रेस्प, इस बात को समझना है। ग्रेस्प का मतलब समझना। ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, भाई हम कहाँ से आए हैं। वेयर वी हैव कम फ्रॉम, हम कहाँ से आए हैं। एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और पॉसिबली शायद संभवतः बी हेडिंग, भी हम किस तरफ जा रहे हैं, इस बात को समझना है। अभी हम आए कहाँ से हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो ये भी हमारा समझने का मुख्य मकसद है। भी हमारा उद्भव कहाँ से हुआ है और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात को समझने का भी हमारा मुख्य मकसद है। तो ये जो तिसानी दोषी है, ये एंटार्क्टिका महाद्वीप पर क्यों जाना चाहती है? यह इतिहास को जानना चाहती है, भी हमारा जन्म कहाँ से हुआ और हम किस तरफ जा रहे हैं। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द साइनिफिकेंस, इट इज़ टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द साइनिफिकेंस ऑफ द कोर्डिलेरियन फोर्स, जो कोर्डिलेरियन जो फोर्स होती हैं, जो तहें होती हैं, एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट, और प्री कैम्ब्रियन यानी जो कैम्ब्रियन से जो पहले जो ग्रेनाइट थी उसकी जो ढालें थी, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट, यानी दोनों ही को, एक तो जो कोर्डिलेरियन फोर्स होती हैं और जो प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्ड्स होती हैं, तो एक तरह से पत्थर होते हैं भाई। ये दोनों किसके किसके बारे में कहा गया? पत्थर होते हैं। तो इनको जानना, इन दोनों पत्थरों के बारे में जानना। ओजोन, ओजोन के बारे में जानना, एंड कार्बन, और कार्बन के बारे में जानना। इनका इवोल्यूशन, इनका विकास कैसे हुआ, एंड एक्सटिंक्शन, और कौन सी चीज़ भी कैसे एक्सटिंक्शन हुई, कैसे कोई चीज़ लुप्त हुई। तो किसी चीज़ का उद्भव कैसे हुआ, किसी चीज़ का विनाश कैसे हुआ, इस चीज़ को भी जानना वो चाहती है। कौन जानना चाहती है? तिसानी दोषी जानना चाहती है। इसलिए वो क्या कहती है कि मेरे को क्या जानना है, कि मेरे को जो कोर्डिलेरियन फोर्स होती हैं या जो प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्ड्स जो उसकी ढालें होती हैं, तो जो ये मुख्य जो चट्टानें हैं, इनको मैं जानना चाहती हूँ। ओजोन जो परत है उसके बारे में भी मेरे को पता लगाना है, और मेरे को कार्बन के बारे में भी, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके बारे में भी मेरे को जानना है। वैसे एक कार्बन विधि होती है, कार्बन 14 कहते हैं उसको, तो उसमें उससे क्या पता चलता है? उस कार्बन 14 से भी साइंस की एक विधि का नाम है कार्बन 14, तो जिसमें ये जाना जाता है भाई कोई चीज़ कितनी पुरानी है। तो ये कार्बन विधि होती है भी कार्बन 14, जिससे किसी चीज़ की आयु ज्ञात होती है। तो वो वहाँ पर भी जो कोर्डिलेरियन फोल्ड्स होती हैं, जो उसकी तहें होती हैं, या प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट जो चट्टान होती है, तो उनको भी ये जानना चाहती थी। ओजोन को जानना चाहती थी, जो ओजोन परत है। कार्बन, कार्बन जो है, कार्बन के जो कार्बन क्या होती है भाई, कार्बन के रिकॉर्ड की वजह से ये जानते हैं हम भी कोई चीज़ कितनी पुरानी है। तो उसके इवोल्यूशन को, उसके उद्भव को भी, एंड एक्सटिंक्शन और उसके लुप्त होने को, इन सभी चीज़ों को कौन जानना चाहती है? तिसानी दोषी। वैन यू थिंक अबाउट ऑल, जब आप इन सब के बारे में सोचते हैं,
जब आप इन सब के बारे में सोचते हैं, जो ऊपर जो बातें कही गई है, जैसे भी कोर्डिलेरियन फोल्ड्स है या प्रीकैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड हैं, ओजोन है या कार्बन है, जब आप इन सब के बारे में आप सोचते हैं, when you think about all that can happen in a million years, यानी जो 1 मिलियन वर्ष में घटित हो सकता है, वैसे 1 मिलियन वर्ष छोटा समय नहीं होता है, 1 मिलियन में 10 लाख की संख्या होती है, तो जो इस छोटे से भी 1 मिलियन के समय में इतना कुछ घटित हो सकता है, इट कैन गेट प्रेटी माइंड बोगलिंग, तो ये बहुत ही क्या है भाई, क्या है, बहुत ही सुंदर तरीके से माइंड को बोगलिंग करने वाला है, यानी माइंड को झकझोर देने वाला है, हमारे दिमाग में संदेह पैदा कर देने वाला है। जो हमारी इमेजन है, जो हमारी कल्पना है, तो उस कल्पना को ये क्या कर देने वाला है, हमारी उस कल्पना में, हमारे दिमाग को क्या कर देने वाला है, बोगलिंग, यानी हमारे दिमाग में शक पैदा कर देने वाला है, संदेह पैदा कर देने वाला है, हमारे दिमाग को झकझोर देने वाला है। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, यानी भारत किस तरफ खिसक रहा है, तो भारत किस तरफ खिसक रहा था भाई, नॉर्थवर्ड्स, भारत उत्तर की तरफ खिसक रहा था। भारत किस तरफ खिसक रहा था, तो भारत उत्तर की तरफ खिसक रहा था। जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया महाद्वीप से मिलने के लिए, एशिया महाद्वीप से जैमिंग यानी सट जाने के लिए, उससे मिलने के लिए। और जब ये एशिया महाद्वीप से मिला तो क्या हुआ, टू बक्कल इट्स क्रस्ट, तो जो इसकी क्रस्ट थी, जो ऊपरी परत थी इंडिया की, वो मुड़ गई, बक्कल का मतलब मुड़ जाना। एंड फॉर्म द हिमालयाज, और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। क्या हुआ, किसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो जो इंडिया है, वो जो गोंडवाना जो एक विशाल महाद्वीप हुआ करता था, तो उससे इंडिया किस तरफ किसका है भाई, एशिया जो महाद्वीप है जो नॉर्थ की तरफ है, तो ऊपर की तरफ वो खिसका। इंडिया गोंडवाना से जब अलग हुआ तो ये नॉर्थ की तरफ खिसका, और वहाँ से किससे जा कर के मिल गया, एशिया महाद्वीप से मिल गया। और जो इसकी क्रस्ट थी, जो सबसे भाई जो इसकी परत थी, वो बक्कल वो मुड़ गई। एंड फॉर्म द हिमालय, जो आज हम जो हिमालय पर्वत को देखते हैं, तो हिमालय पर्वत का निर्माण इसी कारण से हुआ था कि जब एशिया और इंडिया आपस में मिले थे, तो जो इसकी जो भूमि है, जो क्रस्ट जिसको बोलते हैं, वो क्या हो गई थी, मुड़ गई थी इंडिया की, और हिमालय पर्वत का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ, यानी साउथ अमेरिका भी वहाँ से खिसका था, टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका किससे मिलने के लिए, नॉर्थ अमेरिका से मिल जाने के लिए वो वहाँ से खिसका। ओपनिंग अप द ड्रैक पैसेज, और किसका निर्माण हुआ, ड्रैक पैसेज का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। टू, उसके बाद ड्रैक पैसेज होता क्या है, इसको ड्रैक जलमार्ग भी बोलते हैं। तो दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतरीप, दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतरीप और एंटार्क्टिका के जो दक्षिण में जो सेटलैंड द्वीपों के बीच का जो समुद्री क्षेत्र है ना, उसको क्या बोला गया है, ड्रैक जलमार्ग बोला गया है। ड्रैक जलमार्ग कौन सा है, दक्षिण अमेरिका के जो हॉर्न अंतरीप है, दक्षिण अमेरिका में एक अंतरीप है, इसका नाम क्या है, हॉर्न अंतरीप। और जो एंटार्क्टिका के दक्षिण में जो सेटलैंड द्वीप हैं, तो उनके बीच का जितना भी समुद्री क्षेत्र आता है, उसको ड्रैक जलमार्ग के नाम से बोला जाता है। तो क्या हुआ, जब ड्रैक पैसेज का निर्माण हुआ, तो टू क्रिएट ए कोल्ड सरकम पोलर करंट, तो एक ठंडी ठंडी जो सरकम पोलर, जो ठंडी जो ध्रुवीय जलधारा है, ध्रुवीय जो जल धारा है, वो जो बहुत ही ठंडी होती है, जो पानी की धारा बहुत ही जो ध्रुवों पर जो पानी की जो धारा होती है, वो बहुत ही ठंडी होती है। तो उस ड्रैक पैसेज जब जो नॉर्थ अमेरिका की तरफ है, जब साउथ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ खिसका है, तो एक ड्रैक पैसेज का निर्माण होने से एक ठंडे जल की धारा का निर्माण हुआ, कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रीज्ड। और वो ठंडे जल की धारा क्या करती है, वो एंटार्क्टिका को भी जमाए रखती है, यानी वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, किसकी वजह से, ठंडे जल की धारा की वजह से। तो जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की तरफ खिसका, तो एक ड्रैक पैसेज का निर्माण हुआ, और ड्रैक पैसेज का निर्माण होने से एक ठंडे जल की धारा की उत्पत्ति हुई, और उस ठंडे जल की धारा की वजह से उसका भी महत्व क्या है, कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रीजिड,
वो एंटार्क्टिका को आज भी बिल्कुल जमाए रखती है, यानी वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। और वो कैसा प्रदेश है एंटार्क्टिका? डिसोलेट, बिल्कुल भी निर्जन है, वहाँ कोई आदमी नहीं रहता। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और जो संसार की जो तलहटी है वहाँ पर ये स्थित है। एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की जो तलहटी है, जो सबसे नीचे वाला क्षेत्र है, वहाँ पर एंटार्क्टिका महाद्वीप क्या है? स्थित है। तो हमें इनका क्या होना चाहिए? इस बात का पता होना चाहिए। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, यानी मैं कौन हूँ? मैं दक्षिण भारत की रहने वाली हूँ। तिसानी दोषी क्या कहते हैं? भाई मैं कौन हूँ? मैं दक्षिण भारत की रहने वाली हूँ। फॉर ए सन वर्शिपिंग, और सूर्य देवता की पूजा करने वाली हूँ। क्या हूँ मैं? सूर्य देवता की पूजा करने वाली हूँ। 2 वीक्स इन ए प्लेस, ऐसी जगह पर 2 सप्ताह बिताना, यानी एंटार्क्टिका महाद्वीप के ऊपर 2 सप्ताह का समय बिताना। वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस, यानी पृथ्वी की जो टोटल आइस है उसका 90% जो वॉल्यूम है, जो भंडार है, आर स्टोर्ड, तो वो यहाँ पर जमा है। पूरी पृथ्वी की जो 90% जो बर्फ़ है वो यहाँ पर क्या है? स्टोर्ड है, उसके यहाँ पर भंडार हैं। एज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट, और ये जो विचार है ये आपको क्या कर देने वाला है? बिल्कुल चिल कर देने वाला है, बिल्कुल ठंडा कर देने वाला है, बिल्कुल जमा देने वाला है। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी, न केवल सर्कुलेटरी यानी जो नसें हैं, न केवल उनको, सर्कुलेटरी का मतलब भाई जिससे शरीर के अंदर भाई खून का जो संचार होता है, तो वो किसके माध्यम से होता है? भाई जो नसें हैं उनके माध्यम से होता है। तो ये आपके सर्कुलेटरी तंत्र को बिल्कुल जमा देने वाला है। एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस भी होते हैं, जैसे भाई भोजन को जो पचाने का जो कार्य होता है, ठीक है, जो पाचन तंत्र है, हमारे पाचन तंत्र को भी जमा देने वाला होता है, क्योंकि वहाँ पर भाई सर्दी इतनी ज़्यादा है, ठंड इतनी ज़्यादा है। अगर मैं आपको ये बताऊँ, जो भाई ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहाँ पर बर्फ़ की कितनी मोटी परत है? भाई 10 किलोमीटर मोटी वहाँ पर बर्फ़ की परत है। तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ वहाँ पर गिरी हुई है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। तो कितने किलोमीटर मोटी परत है? भाई 10 किलोमीटर मोटी वहाँ पर बर्फ़ की परत है। बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन, यानी जो आपकी कल्पनाएं हैं ना, अगर जो आपकी कल्पना है तो वो भी वहाँ पर बिल्कुल कह सकते भी जम सकती है, यानी आप कल्पना भी नहीं कर सकते वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है। इट इज़ लाइक वॉकिंग इनटू ए जांट पिंग पोंग बॉल, तो एंटार्क्टिका महाद्वीप पर चलना किस तरह से के चलने के समान है? इट इज़ लाइक, यह उसी तरह से है। वॉकिंग इनटू ए जांट यानी एक विशाल पिंग पोंग बॉल के अंदर चलना। पिंग पोंग बॉल क्या होती है? जैसे हम टेनिस बॉल को जानते होंगे, तो टेनिस बॉल के अंदर चलना, तो इसको क्या कहा गया? भी एंटार्क्टिका महाद्वीप के ऊपर चलना एक पिंग पोंग बॉल के अंदर चलने के समान है। डिवोइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, वहाँ पर कोई भी ह्यूमन मार्कर्स यानी किसी भी मानव का कोई भी चिन्ह नहीं है। डिवोइड का मतलब होता है भी रहित होना, यानी वहाँ पर आपको कोई भी मानव दिखाई नहीं देगा। कहाँ पर? एंटार्क्टिका महाद्वीप पर। ये बातें कौन आपको बता रहा है? तिसानी दोषी आपको बता रही है। और ये कहाँ की यात्रा कर रही थी? एंटार्क्टिका महाद्वीप की यात्रा कर रही थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। नो ट्रीज, वहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं है। बिल बोर्ड्स, न ही कोई सूचना पट है, सूचना देने के लिए कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। बिल्डिंग्स, वहाँ पर कोई भी इमारत नहीं बनी हुई। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस, तो विश्व की जो समझ है, अर्थली सेंस यानी जो सांसारिक जो समझ है, उसको आप वहाँ पर लॉस कर देते हो, उसको आप खो देते हो। ऑफ पर्सपेक्टिव, यानी जो दृष्टिकोण है हमारा, जो हमारा सांसारिक दृष्टिकोण है, तो उसको हम वहाँ पर खो देते हैं। एंड टाइम है, और जो समय है हम यहाँ पर समय को भी नहीं काउंट करते। यहाँ पर जो समय है तो समय भी हमारा खो जाता है। ये दोनों ही चीज़ें हमारी खो जाती हैं। ये जो सांसारिक जो दृष्टिकोण है, जो हमारी सांसारिक जो सोच है, या जो समय है, वो दोनों ही चीज़ें हमारी यहाँ पर खो जाती हैं।
द विजुअल स्केल रेंज, विजुअल यानी जो हमारी दृष्टि का, जो हमारी आँखों का जो स्केल है, जो पैमाना है, जो उसकी रेंज है, जो उसका दायरा है, फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक, यानी जो हमारी आँखें हैं वो यहाँ पर छोटी से छोटी, माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो चीज़ें हम देखते हैं उसको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। तो यहाँ हमें छोटी से छोटी चीज़ भी दिखाई दे सकती है। टू द माइट, और इसके बाद टू द माइटी, और विशाल चीज़ भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। मिज्स होता है, अभी जो जो छोटा मच्छर होता है या जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, मिज छोटे मच्छर को भी बोला जाता है, और मिज जो है छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी मिज बोला जाता है। एंड माइट्स दीमक को कहते हैं। तो हम यहाँ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, मच्छर, दीमक को यहाँ देख सकते हैं। टू ब्लू व्हेल्स, यहाँ हम जो है नीली जो व्हेल मछली है, जो व्हेल काफ़ी बड़ी बड़ी व्हेल होती हैं, तो व्हेल मछली भी हम यहाँ देख सकते हैं। आइसबर्ग, जो बड़े बड़े बर्फ़ के जो खंड होते हैं, जो बड़े बड़े बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों को भी हम देख सकते हैं। एज बिग एज कंट्रीज, और पहाड़ कितने बड़े हो सकते हैं, जितना बड़ा कोई देश हो सकता है, जितना बड़ा कोई देश हो सकता है, यानी देशों के जितना बड़ा देश होता है तो उतने बड़े बड़े हम बर्फ़ के यहाँ पर पहाड़ भी देख सकते हैं। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड, सबसे बड़ा जो बर्फ़ का पहाड़ जिसको रिकॉर्ड किया गया था, वाज द साइज ऑफ द बेल्जियम, तो बेल्जियम के आकार का था। वो किसके आकार था, बेल्जियम के आकार का। जैसे दक्षिण अमेरिका के अंदर जो बेल्जियम है, तो बेल्जियम के आकार का था, सबसे जो बड़ा जो कॉन्टिनेंट था, जो सबसे बड़ा जो पहाड़ था वो बेल्जियम के आकार का था। डेज गो ऑन एंड ऑन, दिन यहाँ बीतते रहते हैं। एंड ऑन इन सरियल 24 ऑस्ट्रल समर लाइट, तो दिन यहाँ बीतते रहते हैं। कैसे बीतते रहते हैं, बड़े ही सररियल, अजीब तरीके से। ऑस्ट्रल समर लाइट, ऑस्ट्रल समर लाइट यानी दक्षिण में जैसे भी ग्रीष्म ऋतु होती है तो उसके प्रकाश में, दक्षिण में ग्रीष्म ऋतु के प्रकाश में दिन यहाँ बीतते रहते हैं। एक अद्भुत तरीके से दिन यहाँ पर बीतते रहते हैं, अजीब से तरीके से। सररियल का मतलब अजीब सा तरीका, अद्भुत से तरीका। ऑस्ट्रल दक्षिण को कहते हैं। समर लाइट यानी जो गर्मी का जो प्रकाश होता है, तो उसमें गर्मियों में दिन यहाँ पर 24 घंटे का दिन, यानी ऐसा लगता है जैसे सारा दिन यहाँ प्रकाश रहता है, तो दिन यहाँ बीतता रहता है। एंड ए यूबिक्विटस साइलेंस, और यहाँ पर सदा समान शांति बनी रहती है, एक समान बने रहना। यूबिक्विटस का मतलब होता है सदैव एक समान बने रहना। क्या बना रहता है यहाँ पर, साइलेंस यानी चुप्पी। यहाँ पर पूरे वर्ष क्या रहती है, अभी 24 घंटे चुप्पी बनी रहती है, खामोशी बनी रहती है। इंटरप्टेड, और उस खामोशी को तोड़ता कौन है, ओनली बाय द ओकेजनल, यानी कभी कभार, ओकेजनल होता है कभी कभार। एवलांचे, हिमस्खलन हो जाता है, एवलांचे या मतलब हिमस्खलन यानी बड़ा बर्फ का कोई पहाड़ टूट करके गिर जाता है। और कार्विंग आइस शीट यानी बर्फ़ की कोई परत जो है वो अलग हो जाती है। जब जो पहाड़ अभी पहाड़ से भाई बर्फ़ की जो परत है वो टूट करके अलग हो जाती है तो शोर होता है उस समय पर। ठीक है, जब बर्फ़ का पहाड़ टूट करके पानी में गिरता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, समुंदर है चारों तरफ, हिंद महासागर है, तो जब उसमें बर्फ़ का पहाड़ टूट करके गिरता है तो काफ़ी शोर होता है। तो उस स्थान की शांति किससे किससे मतलब कब उसकी शांति जो है, उसकी शांति को थोड़ा सा भाई ये कह सकते हैं भी झटका सा लगता है, तो जब कोई एवलांचे आता है, जब कोई भाई पहाड़ टूट करके गिरता है या बर्फ़ की कोई परत उससे अलग होती है, तो तब वहाँ पर शोर होता है। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, तो वक्त उस वक्त क्या होता है, इसकी जो पवित्रता है वो थोड़ी सी छिन जाती है। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, यानी तब इसकी पवित्रता को थोड़ा सा ऐसा लगता है भाई यहाँ पर कोई भी बाधा डाली गई हो। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, यानी कॉन्सिक्रेट्स तो वैसे पवित्रता को कहते हैं, तब हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है भाई स्थान की पवित्रता में कोई बाधा डाली गई है। इट इज एन इमर्जन, यह एक तल्लीनता है, यह एक हमारी तैयारी है। इट इज एन इमर्जन, यह क्या है, एक तैयारी। डैट विल फोर्स यू, जो आपको फोर्स करेगी, जो आपको मजबूर करेगी। टू प्लेस योर सेल्फ, आपको स्वयं को ले जाना
इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। आपको जो भौगोलिक इतिहास है तो वहाँ पर ले जाने के लिए आपको क्या करेगी, पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास में आपको ले जाने के लिए क्या करेगी, मजबूर करेगी। एंड फॉर ह्यूमंस, और मानव के लिए द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। ये जो लक्षण है ना भाई, बड़े बड़े जो पहाड़ टूट करके गिर रहे हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ जो समुद्र में गिर रहे हैं, वो जो बर्फ़ पिघलती जा रही है, वो लक्षण जो हैं अच्छे नहीं हैं। प्रोग्नोसिस लक्षण को कहते हैं, यानी मानव के लिए ये लक्षण अच्छे नहीं हैं। यानी बर्फ़ के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वे टूट करके समुद्र में गिर रहे हैं, जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहाँ की जो बर्फ़ है वो पिघल रही है। तो ये लक्षण हैं, ये मानव के लिए ये लक्षण अच्छे नहीं हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट, यानी मानव के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ह्यूमन इम्पैक्ट यानी मानव का जो प्रभाव है। ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो मानवीय सभ्यता है ना, ह्यूमन सिविलाइजेशन किसको कहते हैं, मानवीय सभ्यता को कहते हैं। हैव बीन अराउंड, वो कितने समय से रही है, फॉर ए पाल्ट्री 12,000 ईयर्स, यानी वो 12,000 वर्षों से भी थोड़े समय से इस पृथ्वी पर रही है। यानी जो मानव है वो पृथ्वी पर कब से, अभी 12,000 वर्षों के लगभग 12,000 वर्षों के लगभग हो गए हैं उसको यहाँ पर पृथ्वी पर रहते रहते। बेयरली ए 5 सेकेंड्स, वे मुश्किल से, बेयरली का मतलब मुश्किल से, वो कुछ ही सेकंड का समय है। ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, जो भौगोलिक जो क्लॉक है, जो भी घड़ा है, तो उस घड़े पर भूगोल में 12,000 वर्षों का जो समय है वो सिर्फ कुछ सेकंडों के समय के बराबर है। भूगोल में भी जो 12,000 वर्षों से हम यहाँ पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो वे 12,000 वर्ष अगर भौगोलिक घड़ी के हिसाब से देखें तो वो सिर्फ क्या है, एक छोटा सा समय है, थोड़ी सी सेकंड हम उसको कह सकते हैं। इन डेट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, तो उस थोड़े से समय में भी हम रह कब से रहे हैं इस पृथ्वी पर, 12,000 वर्षों से रह रहे हैं, तो उस थोड़े से ही समय में वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट ए रकस, तो हमने क्या कर दिया है, बहुत ही हलचल यहाँ पर पैदा कर दी है। वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट ए रक्कस, तो मैनेज का मतलब सफल होना, क्रिएट का मतलब उत्पन्न होना, क्वाइट ए रक्कस यानी हमने इस पृथ्वी पर क्या पैदा कर दी है, बहुत ही हलचल पैदा कर दी है। रक्कस हलचल को कहते हैं। एचिंग आवर डोमिनेंस, हमने प्रभाव जमाने की कोशिश की है। एचिंग का मतलब चिन्ह छोड़ना, छाप छोड़ना। आवर डोमिनेंस, हमारे प्रभुत्व की। डोमिनेंस भी हमारे अधिकार की भी हमने क्या की है, हमने अधिकार जताने की कोशिश की है। किसके ऊपर, ओवर नेचर, प्रकृति के ऊपर। तो हमने प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने की क्या की है, कोशिश की है। किसके साथ प्रभुत्व जमाने की कोशिश की है, विद आवर विलेज, हमारे गांवों के साथ में। टाउन्स, हमारे कस्बों के साथ में। सिटीज़, शहरों के साथ में। मेगा सिटीज़, जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनके साथ में। इन सभी के साथ में हमने क्या किया है, जो हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर हमने अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी मानव की जनसंख्या का तेजी से बढ़ना। द रैपिड, रैपिड होता बहुत जल्दी, इंक्रीज बढ़ने को कहते हैं, ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन यानी मानव जनसंख्या का बड़ा तेजी से बढ़ना। हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग, तो इसने हमारे को छोड़ दिया है। बैटलिंग का मतलब होता है संघर्ष करते हुए, इसने हमारे को संघर्ष करते हुए छोड़ दिया है। विद अदर स्पीसीज़, तो हम दूसरी प्रजातियों के साथ, दूसरी जातियों के साथ हम क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि जो हमारे संसाधन हैं, संसाधन तो हमारे पास सीमित हैं। रिसोर्सेज संसाधनों को कहते हैं, यानी जो पृथ्वी पर जितनी चीज़ें मौजूद हैं उनको रिसोर्स बोला गया है। तो संसाधन कम हैं, उन कम संसाधनों की वजह से भाई हम आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। भाई एक जाति दूसरी जाति से झगड़ा कर रही है, भाई एक देश दूसरे देश से झगड़ा कर रहा है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वो जो अनमिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड का मतलब है भाई पूरी तरह से, अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधनों को हम जलाते जा रहे हैं।
अब मानव इस पृथ्वी पर क्या करे भाई, जो मानव है जनसंख्या ज़्यादा है, तो एक दूसरे से झगड़े भी कर रहे हैं, कोई एक देश दूसरे देश पर आक्रमण भी कर रहा है। किसको लेने के लिए? संसाधनों को लेने के लिए। संसाधन क्या होते हैं जिसको आदमी इस्तेमाल करता है? इस संसाधन होते क्या हैं? जैसे जो भी प्रकृति ने हमारे को चीज़ें दी हैं वे सारी संसाधन हैं। अब मान सकते हैं भाई पेड़ पौधे प्रकृति ने हमें दिए हैं, तो पेड़ पौधों को हम क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। प्रकृति ने हमें पानी दिया है, पानी को हम यूज़ कर रहे हैं। प्रकृति ने अभी हमारे जैसे भी पृथ्वी के नीचे से हम कोयला निकालते हैं या समुद्र में से हम तेल निकालते हैं, वे भी हमारे लिए क्या है? संसाधन है। तो प्रकृति ने हमारे को जितनी भी चीज़ें दी हैं वो हमारे लिए क्या है? संसाधन है। और इन्हीं संसाधनों को लेकर के भाई जो मानव है, जो एक मानव जाति है, वो दूसरी मानव जाति से क्या कर रही है? झगड़े कर रही है। और पूरी तरह से बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म जो ईंधन होते हैं, फोसिल फ्यूल्स यानी जीवों के मरने के बाद में जो फ्यूल बना था उसको क्या जीव, जैसे भाई प्राचीन समय में क्या होता था भाई, ऐसी भूगर्भिक हलचलें हुई कि जो भूमि थी ना, भूमि पर जितने भी पेड़ पौधे थे, जो जीव जंतु थे, तो वे सारे भूमि के अंदर समा गए थे। और फिर ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वे किस में रूपांतरित हो गए थे भाई? उनसे कोयला भी बन गया था, और जो जीव वगैरह भी भूमि के नीचे जो दफन हुए थे उनसे तेल भी बन गया था। तो हम लगातार किसको जला रहे हैं, किसको यूज कर रहे हैं? फोसिल्स फ्यूल्स को, जीवाश्म ईंधनों को हम यूज़ कर रहे हैं। हैज़ नाउ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। तो इन जीवाश्म ईंधनों के जलाने से क्या हुआ है? क्रिएटेड ए ब्लैंकेट, एक कंबल का निर्माण हो गया है, एक आवरण का निर्माण हो गया है। किस चीज़ के आवरण का? ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण का निर्माण हो गया है। कहाँ हो गया है? अराउंड द वर्ल्ड। तो पूरे संसार के चारों तरफ किसका निर्माण हो गया है? एक कार्बन का आवरण सा बन गया सारे संसार की तरफ, सारे संसार के चारों तरफ। विच इज स्लोली, जो धीरे धीरे, ये जो कार्बन की जो ये परत है, बट श्योरली, और लेकिन निश्चित तौर पर इंक्रीजिंग, ये बढ़ रही है। द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, वो पूरे विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, इसमें ऐसा गुण होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ये सूर्य की जो किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं, तो उन सभी को वापस आसमान में नहीं जाने देती। तो सूर्य का जो प्रकाश है, जो पृथ्वी पर पहुंचता है, उस सारे प्रकाश को ये वापस फिर से ये आसमान में नहीं जाने देती, उसको अपने अंदर क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। और जिस कारण से पृथ्वी गर्म रहने लग जाती है, जिस कारण से इसका जो टेम्परेचर है वो हर बार बढ़ता जा रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? भाई कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक ऐसा गुण होता है, ये सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर सोख लेते हैं और जाने नहीं देती। तो इसकी वजह से जो हमारी पृथ्वी है ये गर्म रहने लग गई, इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग गया है। ठीक है, इसका हमें पता होना चाहिए। ऊपर भी आपसे जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन से आपसे क्या पूछा गया था? हाउ डू जियोलॉजिकल फेनोमेना, यानी कैसे जो भौगोलिक जो प्रक्रिया है, कैसे जो भौगोलिक प्रक्रिया है, हेल्प अस, वो हमारी सहायता करती है टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी मानव के इतिहास को जानने के लिए जो भौगोलिक प्रक्रिया है, तो वो हमारी मदद कैसे करती है? मानव के इतिहास को जानने के लिए जो भौगोलिक प्रक्रिया है, तो वो हमारी मदद कैसे करती है? तो ये हमें क्वेश्चन पता होना चाहिए। क्योंकि भौगोलिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं भाई, जैसे ये बताया गया था इसमें, जैसे हमें कहते हैं जो पिछला समय था, तो उससे हमें जान करके इसका बता सकते हैं। तो ज्योग्राफिकल फेनोमेना हमारी सहायता कैसे करता है? तो ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। मानवता के इतिहास को जानने के लिए हमारी मदद कर सकता है। तो ये हमें एक विचार दे सकता है भाई पृथ्वी के अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का। तो हम यह समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर जो जीवन है वो कैसे मौजूद रहा, और कैसे पृथ्वी पर इतने ज़्यादा बदलाव आए, ये चीज़ हम जान सकते हैं। तो जो हमें किस तरफ ले जाता है कि जो संसार का जो इतिहास है, वो सारा का सारा जो इतिहास है वो कहाँ कहाँ दबा हुआ पड़ा है? वो एंटार्क्टिका की जो परतें हैं, जो बर्फ़ की परतें हैं, वहाँ पर जो है मानवता का इतिहास दबा हुआ पड़ा है। तो ये हमें इस बात का हमें क्या चलता है, इस बात का हमें क्या चलता है? पता चलता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद
जो एक दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी मानवता के व्हाट आर द इंडिकेशंस, भी क्या संकेत हैं, फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी जो मानव जाति है उसके भविष्य के क्या संकेत हैं, मानव जाति के भविष्य के क्या संकेत हैं। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके बाद हैं यानी मानवता भविष्य कैसा होगा, तो ये संकेत आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं तो हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, उन चीज़ों को देख नहीं सकते भी, जो मानवता का जो भविष्य है, तो मानवता भविष्य को कहाँ पर बैठ करके भाई अपने जहाँ पर अब हम हैं तो वहाँ बैठ करके हम हमारा भविष्य क्या होगा, यानी अगर हम अपने घरों में हैं तो हम पृथ्वी के भविष्य को, हम हमारे भविष्य को नहीं जान सकते, क्योंकि जो यहाँ पर जो एंटार्क्टिका जो महाद्वीप है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटार्क्टिका महाद्वीप पर जो भी बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ हैं ये गिरते जा रहे हैं, बर्फ़ गिर रही है। यानी ये क्यों गिर रही है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उसके कारण ये क्या हो रहा है, जो बर्फ़ है वो गिरती जा रही है। और इस बर्फ़ के गिरने की वजह से क्या हो रहा है भी, जो समुद्र का जो लेवल है, पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा, और जो देश बिल्कुल समुद्र के किनारे हैं तो वे बिल्कुल देश वे वहाँ पर डूब जाएंगे। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, ये भी समस्या क्या है, वास्तविक है। तो अब आगे क्या बताया गया है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से भी इसका आंसर शुरू हो जाता है। क्लाइमेट चेंज, वातावरण में बदलाव, इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड, ये सबसे क्या है, ज्वलंत मुद्दा है, हॉटली कॉन्टेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स, यानी जो वातावरणीय जो बहस है, जो वाद विवाद का ऑफ आवर टाइम, यानी हमारे समय में जो वातावरण को लेकर के जो वाद विवाद होते हैं, तो उनमें सबसे ज्वलंत मुद्दा कौन सा है, वातावरण में बदलाव का, यानी वातावरण में बदलाव हो रहा है। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या जो पश्चिम में जो एंटार्क्टिका जो महाद्वीप है उसकी जो बर्फ़ की जो परत है, क्या वो पूरी तरह पिघल जाएगी, ऐसा प्रश्न किया गया है भी, क्या जो पश्चिमी जो एंटार्क्टिका जो महाद्वीप है तो वहाँ पर जो बर्फ़ की जो परतें हैं मेल्ट एंटायरली, वो पूरी तरह से पिघल जाएंगी। विल द गुल्फ स्ट्रीम, क्या जो जो गुल्फ खाड़ी की जो धाराएं हैं, करंट धारा को कहते हैं, बी डिसरुप्टेड, क्या वे तितर बितर हो जाएंगी, क्या वे अस्त व्यस्त हो जाएंगी। तो जो खाड़ी में जो बहने वाली जो धाराएं होती हैं, जो समुद्री धाराएं होती हैं, क्या वो डिसरप्टेड हो जाएंगी, अस्त व्यस्त हो जाएंगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये संसार का अंत हो जाएगा, विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये संसार का अंत हो जाएगा, एज वी नो इट, जैसा हम जानते हैं, मे बी ऐसा हो सकता है भी संसार का अंत हो भी जाए, मे बी नोट ऐसा भी हो सकता है भी संसार का अंत न हो। ईदर वे, दोनों ही तरह से, ईदर वे दोनों ही तरह से। एंटार्क्टिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट, एंटार्क्टिका क्या है, एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है इन दिस डिबेट, इस विवाद में, इस मुद्दे में, जो ये जो मुद्दा है, जो ये डिबेट का जो ये मुद्दा है, इसमें जो एंटार्क्टिका जो महाद्वीप है वो एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है। नॉट जस्ट बिकॉज, इसका कारण यह नहीं है, इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, यह संसार का एकमात्र वह स्थान है विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन, जहाँ कभी मानव जनसंख्या नहीं रही, जहाँ कभी मानव जनसंख्या नहीं रही। देयर फोर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन, इसलिए यह रहा, रिमेन्स मीन्स रहना, रिलेटिवली यानी दूसरे स्थानों के अगर भाई इसी के साथ संबंध दर्शाएं तो ये कैसा रहा है, प्रिस्टाइन रहा है। दूसरे स्थानों से इसका संबंध दर्शाएं तो ये कैसा रहा है भाई, और स्थानों की अपेक्षा ये कैसा रहा है, स्वच्छ रहा है। यहाँ पर आप गंदगी वगैरह नहीं पाएंगे, बिल्कुल स्वच्छ पाएंगे। इन दिस रिस्पेक्ट, इस लिहाज से, बट मोर इम्पोर्टेंटली, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स
क्योंकि जो इसकी बर्फ़ की जो तहें हैं ना, क्योंकि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ पर जो बर्फ़ की परतें हैं, जो बर्फ़ की तहें हैं, वे 500,000 ईयर्स ओल्ड, वे आधे मिलियन वर्ष पुराने कार्बन के रिकॉर्ड हैं, ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। तो इसकी बर्फ़ की परतों में कार्बन के कितने पुराने रिकॉर्ड हैं? 500,000 ईयर्स ओल्ड। तो 500,000 का मतलब होता है भाई 5 लाख वर्षों पुराने कार्बन के जो रिकॉर्ड हैं वे यहाँ इसकी बर्फ़ की परतों में दबे पड़े हैं। तो हमें यहाँ क्यों जाना चाहिए? अगर हमें पृथ्वी के इतिहास को मालूम करना है, हमें इसकी जानकारी लेनी है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन के जो रिकॉर्ड हैं वे कितने पुराने हैं? 500,000 ईयर्स। भी 1 मिलियन में 10 लाख की संख्या होती है और 500,000 बोला है तो 5 लाख पुराने, 5 लाख पुराने जो कार्बन के रिकॉर्ड हैं वे इसकी तहों में दबे पड़े हैं। कार्बन 14 विधि, जैसा कि मैंने बताया है पहले, तो एक ऐसी विधि होती है जिससे किसी चीज़ की एज ज्ञात की जाती है। अभी कोई चीज़ कितनी पुरानी है तो उसका पता हमें कार्बन 14 विधि से चलता है। तो ये जो कार्बन है, कार्बन से ही हमें कोई चीज़ कितनी पुरानी है इस बात का जो वैज्ञानिक हैं, जो पुरातत्ववेत्ता हैं, तो वे इस बात का पता लगा लेते हैं भी ये चीज़ कितनी पुरानी रही होगी। तो इसलिए हमें कहाँ जाना चाहिए? इसलिए हमें अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाना चाहिए। आपसे बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई हमें जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर वाई वी शुड गो टू अंटार्कटिका, हमें अंटार्कटिका महाद्वीप पर क्यों जाना चाहिए? तो इफ़ वी वांट टू स्टडी, यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू स्टडी, यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं, एग्जामाइन जांचना चाहते हैं, द अर्थ पास्ट, यदि हम पृथ्वी के अतीत को, प्रेजेंट वर्तमान को, फ्यूचर भविष्य को, यदि हम इन सब का पता लगा लेना चाहते हैं तो एंटार्क्टिका इज़ द प्लेस टू गो। तो एंटार्क्टिका वो जगह है तो जिससे हमें पृथ्वी का पास्ट भी, पृथ्वी का वर्तमान भी और पृथ्वी का भविष्य भी, ये तीनों ही चीज़ें हमें वहाँ से पता चल सकती हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या है? कार्बन के रिकॉर्ड हैं। कितने पुराने हैं? 500,000 ईयर्स एगो। तो 500,000 ईयर्स ओल्ड, तो जो आधे मिलियन वर्ष पुराने कार्बन के रिकॉर्ड वहाँ बर्फ़ की तहों में क्या है? ट्रैप्ड हैं, भाई दबे पड़े हैं। इसलिए अगर हमें पृथ्वी के वर्तमान को, पृथ्वी के पास्ट को, पृथ्वी के फ्यूचर को जानना है तो एंटार्कटिका ही वो जगह है जहाँ हमें जाना चाहिए। तो भाई एंटार्कटिका महाद्वीप पर आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई हमें सारे इस लेसन में भाई एक ही क्वेश्चन मेन है भी हमें जो है पृथ्वी के पास्ट के बारे में, पृथ्वी के प्रेजेंट के बारे में और पृथ्वी के फ्यूचर के बारे में जानने के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो एंटार्कटिका महाद्वीप पर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वहाँ पर जो कार्बन के जो रिकॉर्ड हैं वे 500,000 ईयर्स ओल्ड हैं। ये आधे मिलियन, आधे मिलियन का मतलब होता है 5 लाख पुराने कार्बन के रिकॉर्ड यहाँ जो बर्फ़ की जो तहें हैं उसमें दबे पड़े हैं। ठीक है। और वहाँ जा कर के हम यह भी देख सकते हैं भी जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है ना वो भी कैसी है? वो भी रियल है। तो हमारे सभी सारे विश्व को जो खतरा है वो किससे है? ग्लोबल वार्मिंग से है। क्योंकि संसार का तापमान बढ़ रहा है और जो एंटार्कटिका जो महाद्वीप है जहाँ पर 10 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की परत है, या जहाँ जहाँ बर्फ़ की जो परत है जमी हुई है, जैसे ग्रीनलैंड है वहाँ भी बर्फ़ की बड़ी ही मोटी परत है। तो ये सारी बर्फ़ क्या हो रही है? धीरे धीरे पिघल करके समुद्र में जाने लग रही है और समुद्र के पानी का लेवल बढ़ेगा तो जो देश समुद्र के किनारे हैं वे देश समुद्र में डूब जाएंगे। तो ये क्या है? ये भी हमारे लिए वास्तविक खतरा है। स्टूडेंट्स ऑन आइस, स्टूडेंट्स ऑन आइस ये एक प्रोग्राम था भाई। स्टूडेंट्स ऑन आइस यानी बच्चों को कहाँ पर ले जाना? आइस यानी बर्फ़ के ऊपर ले जाना। कहाँ ले जाना? एंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर बच्चों को ले जाना, स्टूडेंट्स को ले जाना। तो एक प्रोग्राम था, आई वॉज वर्किंग, जिस पर मैं काम कर रही थी। आई वॉज वर्किंग विद ऑन द सोकल्स्की, यानी जो सोकोल्स्की है, एकेडमिक जो सोकोल्स्की है, जो एक रूसी रिसर्च जो जहाज़ था, तो उस जहाज़ पर बच्चों को ले जाना। तो इसका मकसद क्या था? एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस। तो उसका मकसद ये था
बाई टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, भाई हाई स्कूल के बच्चों को ले जाना, कहाँ ले जाना, टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ संसार का अंत हो जाता है, एंटार्क्टिका महाद्वीप पर उन बच्चों को ले जाना, एंड प्रोवाइडिंग देम, और उनको क्या प्रदान करना, विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, उनको शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, उनको प्रेरित करने वाले शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, इंस्पायरिंग प्रेरित करने वाले होते हैं, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी जो शैक्षणिक अवसर हैं वे उन बच्चों को देना, विच विल हेल्प देम, जो उनकी मदद करेगा, फोस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, और उनमें एक नई समझ को क्या करेगा, विकसित करेगा, एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लानेट, भाई उन बच्चों को वहाँ ले जाने का क्या मकसद था, तो वो सारा जो मकसद है वो इस पैरे के अंदर छिपा हुआ है, जो हम पैरा अभी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स ऑन आइस, तो इस पैरे के अंदर ये बताया गया है। आप ऐसे टाइप क्वेश्चन इस पैरे में से पूछा सकता है भी हाई स्कूल के जो बच्चे थे उनको एंटार्क्टिका महाद्वीप पर ले जाने का जो मकसद था वो क्या था, तो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, इस प्रोग्राम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो हाई स्कूल के बच्चों को वहाँ ले जाने का मकसद क्या था, स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड जहाँ संसार का अंत हो जाता है, एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, उनको प्रेरित करने वाली जो शैक्षणिक अवसर हैं वो उनको देना उन बच्चों को, विच विल हेल्प देम, जो उन बच्चों की मदद करेगा, फोस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, और उन बच्चों में एक नई समझ को विकसित करेगा, फोस्टर प्रोत्साहन को कहते हैं, यानी उनको प्रोत्साहन मिलेगा, एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लानट, और वो हमारे ग्रह के यानी पृथ्वी की सम्मान करना, पृथ्वी का सम्मान करना वे बच्चे सीखेंगे। इट इज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर्स नाउ, इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर नाउ, यानी अब ये जो ऑपरेशन है स्टूडेंट्स ऑन आइस, यानी जो ये अभियान है ये कितने वर्षों से चल रहा है, ये 6 वर्षों से चल रहा है। जो एंटार्क्टिका का जो ये अभियान है कितने वर्षों से चल रहा है, अभी 6 वर्षों से चल रहा है, हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, और इसके मुखिया कौन है, कनाडा के जियोफ ग्रीन इस अभियान के क्या हैं, मुखिया हैं। हु गोट टायर्ड, जो थक चुके हैं, ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज, यानी जो सेलिब्रिटीज हैं जो प्रसिद्ध लोग हैं उनको वहाँ ले जा करके, रिटायर्ड, जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको वहाँ ले जा करके, कहाँ पर, एंटार्क्टिका महाद्वीप पर, रिच अमीरों को ले जा करके, क्रियोसिटी सीकर्स, जो जिज्ञासु लोग होते हैं उनको वहाँ पर ले जा करके, हु कुड ओनली गिव बैक इन ए लिमिटेड वे, तो जिन्होंने बहुत ही कम वापस किया है, जिन्होंने बहुत ही कम लौटाया है, तो उनके वहाँ जाने से बहुत ही कम फ़ायदा हुआ है, यानी जोफ ग्रीन जो हैं जो कैनेडियन हैं वो ऐसे लोगों को ले जा करके थक चुके हैं। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस, लेकिन जो एक अभियान है जिसका नाम क्या रखा गया है, स्टूडेंट्स ऑन आइस, तो ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन, तो वो उन बच्चों को ही वहाँ पर जो जोफ ग्रीन है वो क्यों ले जाते हैं, ये जो हाई स्कूल के बच्चे हैं जो 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ही वहाँ पर वे क्यों ले जाते हैं, तो ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली जो भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं, यानी भविष्य में देश जो है जिनके हाथों में जाएगा, तो वो पॉलिसी मेकर्स, तो उनको ही तो पॉलिसी बनानी है, उनको ले जाने का मकसद क्या है, भाई ये जो आज के बच्चे हैं ये आगे जा कर के जो पॉलिसी बनानी है, आगे जाके देश का जो शासन जो संभालना है वो इन्हीं बच्चों ने तो संभालना है, तो ये इन बच्चों को क्या बताया गया है, इन बच्चों को पॉलिसी मेकर बताया गया है। ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज, तो ये उनके जीवन को बदल देने वाला एक अनुभव होगा, वहाँ ले जाना उनके जीवन को बदल देने वाला क्या होगा, एक अनुभव होगा, एट एन एज, ऐसी उम्र में, व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, जब वे किसी चीज़ को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, जब वे किसी चीज़ को के लिए रेडी हैं, एब्जॉर्ब करने के लिए, सोखने के लिए, अपने आप में आत्मसात करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, लर्न सीखने के लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वे कार्य करने के लिए भी तैयार हैं। वो वहाँ पर क्यों ले जाना चाहता था उन बच्चों को, क्योंकि ये जो भविष्य हैं ये भविष्य के क्या हैं, निर्माता हैं, क्योंकि आगे जा कर के जो नीतियाँ बनाएंगे, जो देश का शासन जब इनके हाथों में चला जाएगा तो नीतियाँ इन्हीं को तो बनानी है, तो ये इनके जीवन में, इनको जीवन को बदल देने वाला क्या होगा, एक अनुभव होगा, यानी ये उनकी कैसी अवस्था है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे हाई स्कूल में पढ़ते हैं,
तो वे बच्चे रेडी होते हैं किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको अपने अंदर आत्मसात करने के लिए, अपने अंदर अपनाने के लिए, लर्न सीखने के लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और इससे भी बढ़कर क्या है, वे बच्चे कार्य करने के लिए भी रेडी रहते हैं। द रीज़न, यही कारण था, द रीज़न यही कारण था। कौन सा कारण था? द रीज़न, यही कारण था। द प्रोग्राम, जो ये प्रोग्राम था, हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, यानी जो जॉफ ग्रीन जो कैनेडियन थे, तो उनका जो ये प्रोग्राम था ये काफ़ी क्या रहा, सफल रहा। इज़ बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर, कहीं भी जाना असंभव है। नियर द साउथ पोल, साउथ पोल यानी जो दक्षिणी ध्रुव है उसके पास में के जाना, कहीं भी जाना क्या है, असंभव है। नोट बी अफेक्टेड बाई इट, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप को प्रभावित किए बगैर हम वहाँ पर नहीं जा सकते, तो इसको प्रभावित किए बगैर वहाँ पर जाना क्या है, असंभव है। इट इज़ ईजी, यह आसान है। टू बी ब्लेज, आनंद लेना, आनंद लेना आसान है। अबाउट पोलर आइस कैप्स, जो बर्फ़ की जो परतें हैं, जो बर्फ़ के खंड हैं, मेल्टिंग, तो बर्फ़ के जो खंड हैं, बर्फ़ के जो कैप्स हैं वे पिघल रहे हैं, बर्फ़ की जो परतें हैं वे पिघल रही हैं, और उनको देखते हुए आनंद लेना। वाइल सीटिंग, जब आप बैठे हुए हो, इन द कंफर्ट जोन, आरामदायक क्षेत्र में, ऑफ आवर रिस्पेक्टिव लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं और जो देशांतर रेखाएं हैं वहाँ पर बैठ करके, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर बैठ करके आप क्या देख सकते हैं कि कैसे भाई बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वे पिघल करके नीचे समुद्र में गिर रहे हैं। तो ये देखने से आपको क्या मिलता है, काफ़ी आनंद मिलता है। बट यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स, लेकिन आप अपनी आँखों से सी ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स को देख सकते हो, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ों को देख सकते हो। रिट्रीटिंग, यानी जो पीछे हट रहे हैं, यानी बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ गिर रहे हैं। एंड आइस शेल्फ, जो बर्फ़ के बड़े बड़े खंड होते हैं, कोलैप्सिंग, वे ढह रहे हैं। आप इन चीज़ों को कहाँ देख सकते हो? आपको ये सारी चीज़ें अंटार्कटिका महाद्वीप पर दिखाई देंगी। अगर विश्व की वास्तविक समस्या को आपने देखना है तो आपको कहाँ चले जाना चाहिए? अंटार्कटिका महाद्वीप पर चले जाना चाहिए, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप वो जगह है जहाँ पर आप ग्लेशियर्स को, आइस शेल्फ्स को, जो बर्फ़ के बड़े बड़े खंड हैं, ग्लेशियर्स जो बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं, तो उनको आप कोलैप्सिंग होते हुए, उनको आप गिरते हुए, उनको आप रिट्रेट होते हुए, पीछे मुड़ते हुए देख सकते हैं। यानी धीरे धीरे वे क्या हो रहे हैं, वे ख़त्म होते जा रहे हैं। यू बिगिन टू रियलाइज, आपको एहसास होना शुरू हो जाता है, दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इन जो ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है ना, इज वेरी रियल, वो क्या है, वो बहुत ही वास्तविक है। आपको इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो कैसा है, वो काफ़ी क्या है, रियल है, काफ़ी क्या है, वास्तविक है। तो आपको इसका पता चल जाता है। जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, बिकॉज जो फॉर सिंपल इकोसिस्टम, उसका जो पारिस्थितिक तंत्र है ना वो बड़ा ही साधारण है। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम ऐसी सिस्टम होता है जहाँ पर ब्रह्मांड का वह हिस्सा जो जीवित प्राणियों, पेड़ पौधों के लिए रहने योग्य होता है, यानी जहाँ पर भाई मानव भी रहते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे भी होते हैं, जहाँ पर जीव भी होते हैं, यानी ब्रह्मांड का वह भाग, एक तरह से हम कह सकते हैं भी भूमंडल। तो भूमि जो होती है वहाँ पर सभी मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी इकट्ठे मिल करके रहते हैं। तो अंटार्कटिका का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही सिंपल बताया गया है। एंड लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ पर जैविक विभिन्नता का क्या है, अभाव है। यहाँ पर अलग अलग जीव आपको दिखाई नहीं देते, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी एंड जो जैविक विभिन्नता है उसका भी यहाँ पर क्या है, अभाव है। इज द परफेक्ट प्लेस, तो ये सही जगह है, परफेक्ट प्लेस है टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए। हाउ लिटिल चेंज इन द एनवायरनमेंट, यानी वातावरण में कैसे थोड़े से बदलाव, वातावरण में कैसे थोड़ा सा बदलाव कैन हैव बिग रिपरकशन, तो कैसे उसके बड़े परिणाम हो सकते हैं। ये यहाँ भी आपसे एक ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊपर भी
आपको मैंने बताया था भाई यहाँ आपको क्यों जाना चाहिए, अंटार्कटिका महाद्वीप पर क्यों जाना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो पीछे जो पहरे हैं जो आपने अभी पढ़े हैं, तो ये जो पहरे हैं आपने अभी पढ़े थे, तो उन पहरों को पढ़ करके आप पता लगा सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स ऑन आइस है, यहाँ से भी आपका भी हाई स्कूल के बच्चों को वहाँ पर क्यों ले जाया गया है। तो इम्पोर्टेंटली एक्ट, तो एक्ट तक आप इसको कर सकते हो। तो बच्चों को ले जाने का मकसद क्या था, ठीक है। हमें भाई एंटार्क्टिका महाद्वीप पर क्यों जाना चाहिए, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उसके बारे में जानने के लिए। तो तब भी हम वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी है जो द रीजन, तो यहाँ द रीजन भी इसमें जो है एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के बारे में, तो वो इस पहरे के अंदर छिपा हुआ है। इससे पहले भी हमें भाई वहाँ पर क्यों जाना चाहिए था, तो हमें पृथ्वी के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने के लिए एंटार्क्टिका सही जगह है जहाँ पर हमें जाना चाहिए। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज से लेकर के हम ये जो नीचे जो पहरा है इसको हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो पहरे हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इसको हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक तरह से हम कहेंगे, एक तरह से आपको सार बता देता हूँ भाई। जितना भी आप इस लेसन को पढ़ेंगे तो आपको बार बार एक ही चीज़ दिखाई देगी भी, अंटार्कटिका पर, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहाँ पर हमें क्यों जाना चाहिए भी, क्योंकि वी शुड गो देयर, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। बिकॉज ऑन डैट प्लेस, क्योंकि उस जगह पर जा कर के वी कैन फाइंड, हम पा सकते हैं आवर पास्ट, भाई हमारे अतीत के बारे में हम जान सकते हैं। वी कैन नो आवर पास्ट, हम हमारे अतीत को जान सकते हैं। आवर प्रेजेंट, हमारे वर्तमान को जान सकते हैं। आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को जान सकते हैं। तो इन सभी बातों के बारे में हम वहाँ पर जान सकते हैं। तो पृथ्वी के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में हमें क्या कर सकते हैं, हमें जान सकते हैं। तो इन सभी बातों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जान सकते हैं। तो एंटार्क्टिका का जो इकोसिस्टम है उसको बड़ा ही सिंपल बताया गया, साधारण बताया गया है। लेक ऑफ डाइवर्सिटी, लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पर जो जैविक विभिन्नता है उसका भी वहाँ पर क्या है, अभाव है। अब इस पहरे में से आपसे एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका बनेगा और वो किससे संबंधित होगा, फाइटोप्लैंक्टन से संबंधित होगा, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, तो उससे संबंधित ये जो पहरा रहेगा, तो ये पहरा आपके पढ़ने के लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से भी कई बार ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंटार्क्टिका, तो एंटार्क्टिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, तो इसके साधारण जो इसका इकोसिस्टम है, जो साधारण पारिस्थितिक तंत्र है, एंड लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर जैविक विभिन्नता का क्या है, अभाव है। इज द परफेक्ट प्लेस, यह परफेक्ट प्लेस है, यह सही जगह है टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए। हाउ लिटिल चेंज इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग रिपरकशन, भाई वातावरण में बदलाव जो है, तो वातावरण में थोड़ा सा बदलाव, हाउ लिटिल चेंज इन द एनवायरमेंट, यानी वातावरण में थोड़ा सा बदलाव, कैन हैव बिग रिपरकशन, तो इसके कितने बड़े कारण हो सकते हैं। तो क्या बताया गया अभी, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, यानी एक एंटार्क्टिका जो महाद्वीप है उसका जो इकोसिस्टम है वो बड़ा ही सिंपल है। एंड लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ पर जैविक विभिन्नता का क्या है, अभाव है। इज द परफेक्ट प्लेस, ये सही जगह है टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए। हाउ लिटिल चेंज इन द एनवायरमेंट, यानी वातावरण में कैसे थोड़े से बदलाव, वातावरण में कैसे थोड़े से बदलाव, कैन हैव बिग रिपरकशन, उसके कितने बड़े परिणाम हो सकते हैं। वातावरण में थोड़े से बदलाव का भी कितने बड़े परिणाम हो सकते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, तो आप किस चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हो, जो सूक्ष्म जीव, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जो समुद्री घास होती है, तो उस समुद्री घास का आप उदाहरण ले सकते हो। फाइटोप्लैंक्टन किसको कहा गया है, जो छोटी जो समुद्री घास होती है उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो। दोज ग्रासेज ऑफ द सी, जो ये समुद्री घास है, डैट नोरिस, जो पालन पोषण करती है, एंड सस्टेन, बनाए रखती है, द एंटायर साउदर्न ओशन फूड चेन, यानी जो संपूर्ण जो दक्षिणी जो महासागर है
उसकी जो भोजन श्रृंखला है, उसकी जो फूड चेन है, उस फूड चेन का आधार क्या है? फाइटोप्लैंक्टन है। तो जो दक्षिणी जो महासागर है, उसकी भोजन श्रृंखला का आधार किसको बताया गया है? फाइटोप्लैंक्टन को बताया गया है। दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स, ये जो एक कोशिकीय जो पौधे होते हैं, दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स, ये जो एक कोशिकीय पौधे हैं, यूज द सन एनर्जी, ये सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स, ये जो एक कोशिकीय पौधे होते हैं, यूज द सन्स एनर्जी, ये सूर्य की ऊर्जा का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। टू एसिमिलेट कार्बन, कार्बन को पचाने के लिए, कार्बन को एसिमिलेट कर देते हैं, ये कार्बन का प्रयोग कर लेते हैं। कौन प्रयोग कर लेते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये ऑर्गन के यौगिकों का निर्माण करते हैं। और ये किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन के यौगिकों का निर्माण करते हैं। इन दैट वंडरस, ये काफ़ी क्या है? हैरान करने वाला है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोसेस, ये जो हैरान करने वाली जो ये प्रक्रिया है, इसको क्या कहा जाता है? इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। यानी ये जो फाइटोप्लैंक्टन नामक जो वनस्पति है, ये क्या करती है? ये भी का ऑर्गन के यौगिकों का निर्माण करती है, और कार्बन को अपने अंदर क्या कर लेती है? कार्बन को यूज कर लेती है, और ऑर्गन के यौगिकों का निर्माण करती है। साइंटिस्ट वार्न डैट, वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं, डैट ए फर्दर डिप्लीशन, यानी अगर और ज़्यादा ह्रास हुआ इन द ओजोन लेयर, अगर ओजोन की परत का और ज़्यादा विनाश होता है, विल इफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, तो ये फाइटोप्लैंक्टन की क्रियाओं को ये प्रभावित करेगा। विच इन टर्न, और बदले में क्या होगा? अगर फाइटोप्लैंक्टन की क्रियाएं प्रभावित हो जाएंगी तो क्या होगा? विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मेराइन एनिमल्स, तो यह सारे समुद्री जीवों के जीवन को प्रभावित करेगा। विल इफेक्ट, ये प्रभावित करेगा द लाइव्स ऑफ ऑल द मेराइन एनिमल्स, तो जितने भी जो समुद्री जीव हैं उनके जीवन को ये प्रभावित करेगा। एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन, और इस प्रदेश में जितने भी जो पक्षी हैं उनके जीवन को भी ये प्रभावित करेगा। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, जो वैश्विक कार्बन का जो चक्कर है उसको भी ये प्रभावित करेगा। ठीक है, कार्बन के चक्कर को भी ये प्रभावित करेगा। इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, तो फाइटोप्लैंक्टन की उपमा में देयर इज ए ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, तो अस्तित्व के लिए महान उपमा है। तो फाइटोप्लैंक्टन की उपमा में अस्तित्व के लिए क्या है? एक महान भाई उदाहरण है, उपमा है। तो क्या उपमा है, क्या कहा इसके बारे में? फाइटोप्लैंक्टन के बारे में, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, आप छोटी चीज़ों का ध्यान रख लो। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से, भाई टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, आप छोटी चीज़ों का ध्यान रख लो। एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, और जो बड़ी चीज़ें हैं वो अपना ध्यान खुद रख लेंगी। तो इस तरह से ये जो लाइनें जो नीचे सबसे मैंने नीचे पढ़ी हैं, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, भाई छोटी चीज़ों का आप ध्यान रख लो। एंड द बिग थिंग्स, और जो बड़ी चीज़ें हैं, विल फॉल इनटू प्लेस, वो अपना ध्यान खुद रख लेंगी। तो इससे लेने से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो ये सारा प्रश्न किससे संबंधित होगा? ये पहरा जो ये हमने पढ़ा है, ये जो पहरा पढ़ा है कहाँ से? एंटार्क्टिका से लेकर के, एंटार्क्टिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, यहाँ से लेकर के, और ये विल फॉल इनटू प्लेस, तो ये अपना ध्यान खुद रख लेंगी। यहाँ तक ये जो प्रश्न है ये इससे संबंधित है। वॉक ऑन द ओशन, यानी ओशन पर चलना, ओशन यानी महासागर पर चलना। वॉक ऑन द ओशन। माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस, यानी मेरा एंटार्क्टिका महाद्वीप का जो अनुभव है, मेरा एंटार्क्टिका महाद्वीप का जो अनुभव था, वाज फुल ऑफ सच एपिफेनीज, वो इस तरह की यादों से भरा हुआ है। ईशानी दोषी क्या कहती है? मेरा एंटार्क्टिका महाद्वीप का जो अनुभव है वो इस तरह की यादों से भरा हुआ है। बट द बेस्ट ओकर्ड, लेकिन सबसे अच्छी बात तब घटित हुई, जस्ट शॉर्ट ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल, जो एंटार्क्टिका महाद्वीप का जो सर्कल था
कितने डिग्री की बात है भाई, जब हमें 65.55 डिग्री साउथ में थे, तो ये बातें तब की है। तो उसमें क्या घटित हुआ, द सोकल्स की है, ये जो एकेडमिक्स जो सोकल्स की है, जो ये रूसी रिसर्च वेसल था, हैड मैनेज टू वेज हरसेल्फ, तो ये सफल हो गया टू वेज हरसेल्फ इनटू ए थिक वाइट स्पैच, तो जो मोटी जो बर्फ़ की परत थी, तो उसको ये काटने में सफल हो गया, ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल, तो पेनिनसुला और टैडपोल के बीच में जो बर्फ़ गिरी हुई थी वो काटने में सफल हो गया, जो वहाँ पर आइलैंड था, जो यहाँ पर द्वीप था, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फार्दर, जो हमारे को ये जो द्वीप था, ये जो जगह थी, कौन सी जगह, जो पेनिनसुला और टैडपोल के मध्य की जो जगह थी, ये हमारे को आगे बढ़ने से रोक रही थी। और वेज जो है फंस जाने से भी होता है भाई, किसी जगह जैसे जहाज फंस गया था, तो वेज फंस जाने से भी इसका मीनिंग होता है। गोइंग एनी फार्दर, यानी ये जो बर्फ़ वहाँ पर गिरी हुई थी, ये हमारे को और आगे जाने से रोक रही थी। हालांकि जहाज उस बर्फ़ को काट तो रहा था, लेकिन ये बर्फ़ हमारे को और आगे बढ़ने से रोक रही थी। द कैप्टन, उस कैप्टन ने, कैप्टन कौन था, कैप्टन कौन था, कैनेडियन जॉफ ग्रीन, तो कैप्टन ने क्या डिसाइड किया, वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड, भी अब हम यहाँ से मुड़ने वाले हैं, एंड हैक बैक नॉर्थ, और यहाँ से हम नॉर्थ साइड में मुड़ने वाले हैं। बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, यानी ऐसा करने से पहले, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, तो हम सभी को यह कहा गया, टू क्लिम डाउन, भी अब आपको क्या करना है, भी अब आपको यहाँ से नीचे उतरना है। द गैंग प्लैंक, यानी तख्ते लगा दिए गए थे, जहाँ से तख्ते नीचे लगा दिए गए थे। एंड वॉक ऑन द ओशन, और आपको कहाँ चलना है, आपको समुंदर के यानी महासागर के ऊपर चलना है। आपको जो एंटार्क्टिका जो ये महाद्वीप है, इसके ऊपर आपको यहाँ पर चलना है, यानी उसके एंटार्क्टिका महाद्वीप से पहले भी जो समुंदर था वहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई थी। सो देयर, इसलिए वहाँ पर, वी वर, वहाँ पर हम थे, ऑल 52 ऑफ अस, तो उनकी संख्या कितने वहाँ पर गए हुए थे, रूसी रिसर्च वेसल पर कितने व्यक्ति थे वहाँ पर, तो 52 थे भाई वे। किटेड आउट इन गोटेक्स, तो इन्होंने अपने कैसे कपड़े पहन लिए, गोटेक्स, गोटेक्स कहते हैं भाई ऐसे कपड़े जिनको कह सकते हैं अभी वाटर प्रूफ, गोटेक्स का मतलब होता है यहाँ पर वाटर प्रूफ, तो कैसे कपड़े पहन लिए जो कैसे थे, काफ़ी ग्लेयर्स यानी काफ़ी चमकदार भी थे, और ये वाटर प्रूफ थे, तो ऐसे कपड़े इन्होंने पहन लिए। वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटनेस, और ये वे कहाँ चले, यानी स्टार्क वाइटनेस, बिल्कुल सफ़ेद, जो क्षेत्र कैसा था, बिल्कुल वाइट था, क्योंकि बर्फ़ गिरी हुई थी, तो बर्फ़ पर ये चले। डैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, जो ऐसा लगता था उस बर्फ़ को देख करके कि ये बर्फ़ हमेशा से ही यहीं पर स्प्रेड यानी फैली हुई है। अंडरनीथ आवर फीट, हमारे पैरों के नीचे, अंडरनीथ आवर फीट, हमारे पैरों के नीचे, वाज ए मीटर थिक आइस पैक, तो हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ़ की परत थी। हमारे पैरों के नीचे कितने मीटर मोटी बर्फ़ की परत थी, 1 मीटर मोटी बर्फ़ की परत थी। एंड अंडरनीथ डेथ, और उसके नीचे, उस 1 मीटर मोटी बर्फ़ की परत के नीचे, 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रेथिंग साल्ट वाटर, तो उसके नीचे भी नमकीन पानी था 180 मीटर, 180 मीटर ऑफ लिविंग यानी सजीव, ब्रेथिंग साल्ट वाटर, यानी कितना पानी था भाई, 180 मीटर तक नीचे क्या था, पानी था। इन द पेरी फेरी कराबीटर सीस, और वहाँ पर उस सीमा पर जो कराबीटर जो सीस होते हैं, जो मांसाहारी जो सील होती हैं, वर स्ट्रेचिंग, वे अपने आप को फैलाए हुए थी, एंड सनिंग देमसेल्फ, जो धूप सेक रही थी। आपको जो सी ऊपर जो फोटो आपको दिखाया गया था, तो ये जो आप फोटो में देख रहे हो बर्फ़ के ऊपर, इनको क्या कहते हैं, कराबीटर सील कहते हैं। तो ये आदमी के सामने आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, ये फोटो किससे संबंधित है, कराबीटर सील, यानी जो मांसाहारी जो सील होती हैं, तो वे क्या कर रही थी, वे भाई क्या कर रही थी, धूप सेक रही थी, वे क्या कर रही थी वहाँ पर, धूप सेक रही थी। ऑन द आइस फ्लोज, जो बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं उनके ऊपर बैठ करके क्या कर रही थी, धूप सेक रही थी। मच लाइक, और उनकी समानता किससे की गई है, स्ट्रे डॉग से, आवारा कुत्तों से की गई है। विल डू अंडर द शेड ऑफ ए बनियन ट्री, जैसे वे बनियन यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं,
अपने आप को धूप से बचाने के लिए। तो ऐसे ये क्या कर रही थी भाई, बर्फ़ के टुकड़ों पर धूप सेक रही थी। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिविलेशन, ये किसी रहस्य उद्घाटन से कम नहीं है। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिविलेशन, ये किसी रहस्य उद्घाटन से कम नहीं है। एवरीथिंग डज इंडिड कनेक्ट, हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई दिखाई दे रही थी। हर चीज़ वहाँ पर आपस में जुड़ी हुई दिखाई दे रही थी। 9 टाइम जोन्स, वहाँ पर 9 समय एक्सितर थे। वहाँ पर टाइम जोन कितने थे? 9 थे। 6 चेक पॉइंट थे। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 पानी के संग्रह थे। एंड मैनी इकोस्फीयर्स, और बहुत से पारिस्थितिक तंत्र भी थे। लेटर, उसके बाद, आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग, मैं अभी भी हैरानी प्रकट कर रही हूँ। अबाउट द ब्यूटी, उस सुंदरता के बारे में। ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लानट, तो जो हमारे ग्रह पर संतुलन बनाए रखता है। तो मैं इस बात को लेकर के क्या कर रही हूँ, तो इस बात को लेकर के मैं हैरान हो रही हूँ, यानी कैसे हमारी पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है। हाउ वुड इट बी क्या होगा, हाउ वुड इट बी इफ़ एंटार्क्टिका वर टू बिकेम द वार्म प्लेस, यानी एंटार्क्टिका फिर से गर्म जगह बन गई तो तब क्या होगा, ऐसा तिसानी दोषी सोच रही है। डैट इट वंस यूज टू बी, जैसे ये पहले हुआ करता था कभी एंटार्क्टिका महाद्वीप, यानी एक समय ऐसा भी था जब एंटार्क्टिका महाद्वीप बहुत ही गर्म हुआ करता था। तो अगर ये फिर से गर्म हो जाए तो तब क्या होगा। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम इसको देखने के लिए बचे हुए होंगे, क्या हम इसको देखने के लिए बचेंगे। और वुड वी हैव गॉन, या हम जा चुके होंगे। द वे ऑफ द डायनासोर्स, जिस तरह से जो डायनासोर्स हैं वे लुप्त हो गए। मैमथ्स, जो विशाल हाथी हैं वे लुप्त हो गए। वूली रिनोज, जो ऊनी जो गैंडे हैं जिनके शरीर पर बहुत ज़्यादा ऊन होती थी, वे भी लुप्त हो गए। हु हैज़ टू से, भी कौन कह सकता है, कौन कह सकता है भी ये सब देखने के लिए हम जीवित होंगे या नहीं होंगे, कौन इसके बारे में कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स, लेकिन 2 सप्ताह बिताने के बाद, विद ए बंच ऑफ टीनेजर्स, तो किशोरों के समूह के साथ, यानी जो वे बच्चे थे हाई स्कूल में पढ़ने वाले, उनकी एज क्या थी, वे 12 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे थे सभी। वे 12 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे थे सभी, यानी उसके बीच की में उनकी आयु थी। तो उन बच्चों के समूह के साथ मैंने 2 सप्ताह बिताए थे। हु स्टिल है द आइडियलिज्म, और जिनके अंदर अभी भी आदर्श है, जिनके अंदर क्या है, अभी आदर्श है। टू सेव द वर्ल्ड, संसार को बचाने का, यानी इन बच्चों के अंदर किस चीज़ का आदर्श है, संसार को बचाने का। ऑल आई कैन से, मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ, इज डैट ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, यानी मिलियन वर्षों में बहुत सारा कुछ घटित हुआ है, यानी 1 मिलियन वर्षों में बहुत कुछ चीज़ें घटित हुई हैं। बट वट ए डिफरेंस ए डे मेक्स, यानी एक दिन का जो है, एक दिन से क्या फ़र्क पड़ता है। फिर जो 1 मिलियन वर्षों में बहुत ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिले हैं, तो एक दिन में क्या अंतर पड़ेगा। तो ये जो लेसन है, ये हमने लेसन आपका ये जो थर्ड लेसन था, ये लेसन कौन सा है, ये आपका जो आपने लेसन कौन सा लेसन पढ़ा है, ये लेसन आपका थर्ड है। थर्ड लेसन आपने इसको पढ़ा है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और इसके पोइट यानी जो इसके भाई ऑथर थे, उसको ऑथर का नाम क्या बताया कि तिसानी दोषी। तो मैं अब आपसे आशा करता हूँ भाई ये जो लेसन है ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, जो लेसन आपने ये सारा पढ़ा है इसको आपने क्या करना है, रिवाइज करना है। और आपको क्या करना है, ये जो मेरा चैनल है इसको आपने सब्सक्राइब भी करना है। यानी जो चैनल है, जो आप ये चैनल देखेंगे यूट्यूब पर खोलेंगे, तो इसको आपने क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और साथ में क्या है, जो बेल आइकन है उसको प्रेस भी करना है, ताकि इससे संबंधित सभी जो नोटिस हैं भी, इससे जब भी कोई वीडियो डाली जाती है तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंच सके। तो ऐसा भी आपने करना है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ ये जो सारा लेसन है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।